नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम 2026 का रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। उसी के तहत आज हम लोग रिवीजन करेंगे चैप्टर फर्स्ट का। तो जैसा कि सबको पता है 12 फरवरी से बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट में रिवीजन करवाऊँगा मैं आपको, और वन बाय वन सारे चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे। से आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए ये। फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10 के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसके अंदर मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहला तो क्वेश्चन बनता है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। दूसरा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड है विलोपन रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन रिएक्शन। पांचवें है उपचयन अपचयन अभिक्रिया या इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो 5 टाइप की अपन रिएक्शंस पढ़ेंगे: संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रिया। इसके साथ अपन ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में अंतर भी देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। और फिर अवक्षेपण अभिक्रिया या जिसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, वो भी देखेंगे। ये सारे वही पॉइंट अपन देखेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में आज तक आ रखे हैं। पूरा एनालिसिस करने के बाद, PYQs को देखने के बाद, पिछले सालों के क्वेश्चन देखने के बाद ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है। तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, आप इस वीडियो को पूरा देखें। और सबसे लास्ट में दे रखा है उपचयन या ऑक्सीडेशन पर आधारित महत्वपूर्ण दैनिक घटनाएं, जो कि आपके इस चैप्टर में दे रखी है। एक दे रखा है संक्षरण या कोरोजन, और दूसरा विकृत गंधीयता या रेंसिडिटी। क्या होता है देखेंगे अपन आगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो देखिए इसके लिए क्या करना होता है, आप एक पॉइंट ध्यान रखें, उत्पाद अभिकारक। अभिक्रिया में हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाता है अभिकारक और राइट साइड में लिखते हैं उत्पाद या प्रोडक्ट, अभिकारक या रिएक्टेंट। उत्पाद के अंदर आप देखिए नंबर ऑफ एटम जितने उत्पाद के अंदर है उतने ही नंबर ऑफ एटम है वो रिएक्टेंट के अंदर होना चाहिए, रिएक्टेंट के अंदर। तो आपको ये बैलेंस करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप, ये दे रखा है N2 प्लस H2 से NH3। अब देखिए इधर नाइट्रोजन 1 है, यहाँ 2 रख रखा है। तो आपको इधर 2 नाइट्रोजन, प्रोडक्ट में 2 नाइट्रोजन लाने के लिए आप ये कर सकते हो कि 2 मोल अमोनिया है, इसका गुणांक लिख लो 2। तो यहाँ नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, इधर भी नाइट्रोजन 2 हो गया, इधर भी नाइट्रोजन 2 हो गया। अब अपने को हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो इधर नाइट्रोजन तो 2 हो गए, लेकिन आपने नाइट्रोजन को 2 करने के चक्कर में यहाँ हाइड्रोजन हो गए 6, इधर तो हाइड्रोजन 2 ही है। अपन बैलेंस करने के लिए ये कर सकते हैं कि इधर हाइड्रोजन को 3 कर दो। तो आप इधर देखिए रिएक्टेंट साइड में 2 नाइट्रोजन है और 6 हाइड्रोजन है, इधर देखिए 2 नाइट्रोजन और 6 हाइड्रोजन। इसका मतलब ये बैलेंस इक्वेशन है। और इस बैलेंस इक्वेशन के अंदर इनके कोफिशिएंट या गुणांक हो जाएंगे, अमोनिया के गुणांक है 2, हाइड्रोजन के गुणांक 3, नाइट्रोजन का गुणांक 1। इन गुणांक को कई बार कोफिशिएंट या रस समीकरण मिति भी बोल दिया जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि N2 प्लस H2 से अमोनिया निर्माण की अभिक्रिया को संतुलित कीजिए, या किसी एक का गुणांक पूछ सकते हैं। जैसे N2 प्लस H2 से 2NH3 या अमोनिया बनता है, इसमें अमोनिया का संतुलित समीकरण के अंदर अमोनिया का गुणांक क्या है,
या फिर हाइड्रोजन का गुणांक क्या है, या नाइट्रोजन का गुणांक क्या है, या किसी एक का पूछ सकते हैं, या पूरी समीकरण के गुणांक आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर अपन एक और अभिक्रिया देखते हैं, जैसे CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O। ये मान लो कोई रिएक्शन है, इसको आप देखो बैलेंस करिए। जैसे इधर रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में एक कार्बन है, ऑक्सीजन है 2 यहाँ, 1 यहाँ, 3 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन दे रखे हैं 2। इधर देखिए आप, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन 4 है। बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, इन 2 हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। कहाँ करोगे मल्टीप्लाई, H2O को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ टोटल हाइड्रोजन हो जाएंगे 2, पहले से ही है H2O के अंदर। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 H2O के अंदर टोटल 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन। अब ये स्थिति है यहाँ पर, और इधर 4 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, 1 कार्बन CO2 के अंदर आ गया, और ऑक्सीजन है 2, और इधर भी ऑक्सीजन 2 और 2 ऑक्सीजन, ये तो टोटल 4 ऑक्सीजन है। इसका मतलब आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो बैलेंस समीकरण को बैलेंस करने के लिए जो मेथड काम में ले जाता है उसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, जिससे ये है कि आपको गुणांक इस तरह से सेट ही करने पड़ेंगे। आप लिखते जाओ और मैच करते जाओ रिएक्टेंट प्रोडक्ट को, जिस टाइम बैलेंस हो उस टाइम जो गुणांक है वही अभिक्रिया संतुलित मानी जाएगी। बाकी यहाँ एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप उनको सोल्व करिए, समझ में आएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 आयोडीन है, और यहाँ प्रोडक्ट के अंदर 1 आयोडीन और 1 हाइड्रोजन है। बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, आप यहाँ 2 लिख दो, तो 2 हाइड्रोजन हो गई, 2 आयोडीन हो गया, तो ये अभिक्रिया बैलेंस हो गई, और बैलेंस समीकरण हो जाएगा H2 प्लस I2 से 2HI। तो ये एक समीकरण हो गया बैलेंस। उसके बाद दूसरा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कितने टाइप की रिएक्शन है वो अभी ने देखा था, एक एक करके सबको चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया या डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इनका अपन कॉम्पिटिटिव डिफरेंस देख लेते हैं। संयोजन का मतलब, शब्द का मतलब होता है जुड़ना। कोई 2 चीज़ें या कोई 2 वस्तुएं, कोई 2 पदार्थों का, कोई 2 अणुओं परमाणुओं का आपस में जुड़ना संयोजन कहलाता है। तो यहाँ भी यही होगा, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ या अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। 2 से अभिकारकों से या पदार्थों से अगर एक उत्पाद बनता है, इसका मतलब ये दोनों आपस में जुड़ गए हैं, आपस में संयोजित हो गए हैं। इस टाइप की अभिक्रिया को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे ये है कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा चूना बोलते हैं इसको। ये है जल H2O। H2O तथा कैल्शियम ऑक्साइड आपस में मिलकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जिसको बुझा हुआ चूना कहा जाता है, और इसका केमिकल नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो, 2 अणुओं से एक अणु बन गया, एक उत्पाद बन गया, तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। बिना बुझे चूने की अभिक्रिया जब जल से करवाई जाए तो बुझा हुआ चूना बनता है, ये एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। कोयले का दहन या कार्बन का दहन। कोयला क्या है, कार्बन होता है। कार्बन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO2 का निर्माण करता है, तो 2 परमाणु, ये कार्बन परमाणु, ये ऑक्सीजन अणु आपस में जुड़ करके एक प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। इस वजह से ये भी संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तीसरा है H2O2 से जल का निर्माण। जैसे H2 प्लस O2 से 2H2O, ये हो गया H2O2 से जल का निर्माण। तो 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अणु आपस में मिलकर के H2O का निर्माण कर रहे हैं, ये भी कॉम्बिनेशन एग्जाम्पल है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के या संयोजन अभिक्रिया का 3 एग्जाम्पल देखे, याद रखिए आप इनको। 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। वहीं अगर एक अभिकारक है वो टूट करके 2 या फिर 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे वियोजन कहते हैं। वियोजन का मतलब टूटना। तो देखिए, जब एक अभिकारक या पदार्थ टूटकर एक से अधिक छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, यहाँ ये फेरस सल्फेट
फेरस सल्फेट के ऊष्मीय वियोजन से फेरिक ऑक्साइड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये दो गैसें बनती है। तो एक फेरस सल्फेट से 3 प्रोडक्ट बन गए अलग अलग टाइप के। इसका मतलब इस फेरस सल्फेट का वियोजन या ये टूटा है तो इसे बोला जाता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया या डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको, चूना पत्थर भी कहा जाता है। इसको आप गर्म करोगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड तथा CO2 में टूटता है। इसका मतलब ये भी एक से दो उत्पाद बन गए, इससे एक पदार्थ था इससे 2 प्रोडक्ट बन गए। इसका मतलब ये कैल्शियम ऑक्साइड टूट गया है, वियोजन हुआ है, तो ये भी वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। तीसरा है लेड नाइट्रेट PbNO32। लेड नाइट्रेट का ऊष्मा या ताप की उपस्थिति में ये भी लेड ऑक्साइड NO2 और O2 के अंदर टूटता है। ये दोनों गैसें हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में ये तीनों रिएक्शंस है वो बहुत बार पूछी गई है और आज भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क कर लीजिए, आप इन तीनों को अच्छे से लिख के सॉल्व कीजिए क्योंकि यहाँ से 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक बार ये पूछा गया था कि लेड नाइट्रेट का ऊष्मीय वियोजन करने पर नाइट्रोजन युक्त कौन सी गैस निकलती है, तो नाइट्रोजन युक्त गैस कौन सी है NO2, ये पूछा गया था। गैस तो दो है इसके अंदर, ऑक्सीजन गैस और NO2 ये गैस, लेकिन नाइट्रोजन कंटेनिंग या नाइट्रोजन युक्त गैस पूछे तो हो जाएगी NO2। तीसरा है सिल्वर क्लोराइड का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन, ये भी वियोजन का एग्जाम्पल है। सिल्वर ब्रोमाइड का टूटना ये भी वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। और आप एक नोट है याद रखें, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr को ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी के अंदर यूज़ किया जाता है। किसका? सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का। ध्यान रखें, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। एक आपकी बुक्स में ये दे रखा है क्रियाकलाप है, इसने कहा कि जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड, ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, जल के साथ अभिक्रिया H2O, सीधा लिख देता थोड़ा इसको, ये है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। ये कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। ये है कैल्शियम ऑक्साइड, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे बोलते हैं बिना बुझा चूना और इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना। कई बार तो यहाँ तक ये भी पूछ लिया जाता है बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम बताइए, तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और बिना बुझा चूना इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम और ऑक्साइड। ठीक है, तो जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया से बुझे हुए चूने का निर्माण है। ये अभिक्रिया पूछा जा सकता है, इसकी रासायनिक समीकरण लिखिए, ये लिख के दे देगा उसकी समीकरण ये हो जाएगी। एक दे रखा है लेड नाइट्रेट का तापन तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, ये अपन ने रिएक्शन देख ली, यही रिएक्शन है लेड नाइट्रेट का तापन। तो देखिए अगली जो रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसके साथ ही दूसरी अपन पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट शब्द का मतलब होता है कोई ए, जैसे A प्लस B, ए जुड़ा हुआ है जैसे XA प्लस B, क्या हुआ इस B ने A को यहाँ से हटा करके B इसकी जगह जुड़ गया, तो ये ऐसे होगा XB प्लस A। कहने का मतलब है पहले X के साथ में A जुड़ा हुआ था, B ने A को यहाँ से हटाया और B है वो A की जगह जुड़ गया। तो कोई एक मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव को हटा करके उसकी जगह जुड़ जाए, या ये कह दो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके, विस्थापन मतलब उसकी जगह से हटा करके जुड़ना कर देता है, तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये आयरन यहाँ फ्री पड़ा है, अकेला है, और कॉपर जुड़ा हुआ है सल्फेट के साथ, नीले रंग का ये। अब ये आयरन है, ये मोर रिएक्टिव है
जैसे रिएक्टिविटी, और रिएक्टिविटी है वो आयरन की ज़्यादा है कॉपर से, आयरन इज मोर रिएक्टिव। तो ये आयरन क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, तो कॉपर अलग, अब ये बन गया फेरस सल्फेट। वैसे ही जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक इस कॉपर को रिप्लेस करेगा, कॉपर अलग, जिंक सल्फेट बन गया। लेड, ये कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो ये लेड कॉपर को हटाएगा, कॉपर अलग। तो अपन ये कह सकते हैं आयरन, जिंक और लेड तीनों कॉपर से मोर रिएक्टिव मेटल है, तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी, विस्थापित कर देगी या कॉपर को अपनी जगह से हटा देगी। दूसरा एग्जांपल है इधर, एक ये क्वेश्चन भी आता है, देखिए इधर चित्र में देख लेते हैं, किताब में दे रखा है। कॉपर सल्फेट का जो जनरली कलर होता है वो होता है ब्लू। कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो ब्लू होता है, लेकिन एक रिएक्शन है Fe प्लस कॉपर सल्फेट। अगर आप इस कॉपर सल्फेट के अंदर कोई भी लोहे का टुकड़ा, कील वगैरह डाल देते हो, या कॉपर सल्फेट को लोहे के किसी बर्तन में डाल देते हो, किसी कोई कंटेनर है लोहे का उसमें डाल दिया, तो लोहा क्या करेगा, आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और बन जाएगा फेरस सल्फेट। तो इस कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर गायब हो जाएगा, फेड हो जाएगा, यह कलर मलिन पड़ जाएगा, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉपर सल्फेट का नीला कलर या ब्लू कलर है वो लोहे के बर्तन या पात्र में डालने पर या आयरन के कंटेनर में डालने पर मलिन पड़ जाता है या फेड हो जाता है, या नीला कलर गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि आयरन है वो कॉपर को विस्थापित कर देता है, और विस्थापन की वजह से कॉपर सल्फेट का नीला रंग है वो गायब हो जाता है। इधर दूसरा एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, जैसे एक्स के साथ जुड़ा हुआ ए और वाई के साथ जुड़ा हुआ है बी। क्या होता है, यहाँ पर बी आ जाता है ए की जगह, ए चला जाता है बी की जगह, और ये है अभिकारक। तो अभिकारकों के बीच में आदान प्रदान हो जाता है, ए बी को विस्थापित कर रहा है, बी ए को विस्थापित कर रहा है, और अदला बदली हो गई एक तरीके से। तो यहाँ रिएक्टेंट के बीच में आयंस का आदान प्रदान या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, दो बार। तो वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, इन्हें कहा जाता है द्विविस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, यहाँ है बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। क्या होगा, ये बेरियम है वो सोडियम को डिस्प्लेस करेगा, और सोडियम है वो क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ बन गया बेरियम सल्फेट। सोडियम आ गया बेरियम जगह, और ये बन गया सोडियम क्लोराइड के 2 मोल। यहाँ बेरियम क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेशन या श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, अपना को वाइट पीपीटी मिलती है, किसकी, बेरियम सल्फेट की। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये रिएक्शन पूछ ली जाती है, यहाँ वो ए लिख देगा और ये लिख देना NaCl, पूछेगा कि एक बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम सल्फेट से करवाई जाती है तो श्वेत अवक्षेप या वाइट पीपीटी प्राप्त होती है, तो बताइए श्वेत अवक्षेप या वाइट पीपीटी किस पदार्थ की, किसकी होगी, बेरियम सल्फेट की। तो ये दे रखा है बेरियम सल्फेट, तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो रहा है, इसकी वाइट पीपीटी आती है। और आगे एक टॉपिक आएगा जिसमें लिखा होगा एक रिएक्शन है अवक्षेपण अभिक्रिया या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहा जाता है, जिस अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में अवक्षेप बनता हो, किसी पदार्थ का पीपीटी प्राप्त होती है, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ये वाला एग्जाम्पल अवक्षेपण अभिक्रिया या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल होगा, और डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जाम्पल है। ठीक है, देखते हैं अगली रिएक्शन। हाँ, तो अगली रिएक्शन होगी अपने रेडॉक्स रिएक्शन, अपचयन उपचयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें
उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन और अपचयन रिडक्शन दोनों हो, एक ही अभिक्रिया के अंदर उपचयन भी हो रहा है अपचयन भी हो रहा है, तो उसे कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो उससे पहले अपन समझ लेते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसे कहा जाता है। उपचयन और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण, उपचयन या ऑक्सीडेशन। देखिए आप यहाँ कॉपर अकेला है, ऑक्सीजन जुड़ा है कॉपर के साथ, तो ये बन गया कॉपर ऑक्साइड। और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन या ऑक्सीकरण। दूसरा है अपचयन, ऑक्सीजन का ह्रास या ऑक्सीजन की संख्या में कमी होना, या फिर अपन कह सकते हैं ऑक्सीजन का बाहर निकलना। देखिए आप यहाँ कॉपर ऑक्साइड था, ये H2O से रिएक्शन करके कॉपर अकेला अलग हो गया, ये बन गया H2O, बाहर निकल गया यहाँ से गर्म करने पर इसको, तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना है, तो ऑक्सीजन निकला इसमें से, तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो गया। अपन यहाँ कह सकते हैं यहाँ कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो गया, और यहाँ कहेंगे कॉपर का उपचयन या ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ या अभिकारक का उपचयन और दूसरे पदार्थ या अभिकारक का अपचयन होता हो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल है कॉपर ऑक्साइड H2 प्लस कॉपर H2O। देखिए कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की रिएक्शन से कॉपर तथा H2O बनता है जल। कॉपर ऑक्साइड है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कॉपर में। तो देखिए यहाँ कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है इसमें से, तो अपन बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड का अपचयन। तो ये कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। यहाँ हाइड्रोजन अकेला है H2, इसके साथ में देखिए H2 कन्वर्ट हो गया है या H2 बदल गया है H2O के अंदर। कहने का मतलब H2 या हाइड्रोजन अणु के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया है, इसे बोलेंगे अपन उपचयन, ऑक्सीजन जुड़ने के कारण। तो यहाँ क्या हुआ है, दो स्टेटमेंट है। एक तो अपन बोल सकते हैं कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है, दूसरा बोल सकते हैं H2 का उपचयन या ऑक्सीडेशन हुआ है, और कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन। ये भी आपको रिएक्शन देकर बोर्ड एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछ रखा है। दूसरा एग्जाम्पल ये है जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ, जिंक ऑक्साइड से बन गया है जिंक, तो ये हो गया है रिडक्शन या अपचयन। और यहाँ कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हो गया है उपचयन या ऑक्सीडेशन। तीसरा एग्जाम्पल ये है मैग्नीज डाइऑक्साइड से मैग्नीज क्लोराइड बन गया, ऑक्सीजन हट गया, तो ये हो गया अपचयन। और उसके बाद में लास्ट टॉपिक है दैनिक जीवन में ऑक्सीडेशन या उपचयन पर आधारित प्रभाव। ये भी इम्पोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के हिसाब से कि ऑक्सीडेशन पर डिपेंड या ऐसे प्रोसेस जिनके अंदर सामान्यतः उपचयन या ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। तो उसके दो एग्जांपल दे रखे हैं बॉक्स में, एक तो संक्षारण या कोरोजन और दूसरा विकृत गंधिता या रेंसिडिटी। तो देखिए संक्षारण का मतलब होता है, आपने सामान्यतः सुना होगा कि लोहे पर जंग लग गया है, बुरी बुरी एक पाउडर नुमा पदर चल जाती है। कई बार चांदी है वो नमी के संपर्क में आने पर काली पड़ जाती है, तांबा है उसके ऊपर हरे पदार्थ की लेप चढ़ जाता है, या फिर उस पर दाने नुमा संरचना आ जाती है, वो सारा संक्षारण का एग्जाम्पल है। तो देखिए जब कोई धातु नमी, वायु या अम्ल के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है, इसे संक्षारण कहा जाता है।
संक्षरण में धातु का क्या होता है? उपचयन। अभी अपन ने कहा था कि ये किस पर आधारित है? ये दोनों घटनाएं संक्षरण तथा विकृत गंधिता दोनों में उपचयन की घटना होती है। उपचयन की वजह से संक्षरण होता है, उपचयन की वजह से ही विकृत गंधिता या रेंसिडिटी इफेक्ट प्रदर्शित होता है। अब एग्जाम्पल है संक्षरण के, लोहे पर भूरी परत चढ़ना, जिसको अपन सामान्य भाषा में बोलते हैं जंग लगना, चांदी पर काली परत चढ़ना, तांबे पर हरी परत चढ़ना, ये सारे एग्जाम्पल है संक्षरण या कोरोजन के। अब बचाव कैसे कर सकते हैं? तो बचाव का तरीका ये है कि धातु के ऊपर पेंट कर दो, तेल का लेप चढ़ा दो या फिर कोई सक्रिय धातु है उससे जोड़ दो धातु को। जैसे ये लोहे का कोई टुकड़ा है, लोहे से मोर रिएक्टिव मेटल है, अधिक क्रियाशील धातु है, एक वायर की सहायता से उस धातु को इससे जोड़ दो, तो क्या होगा? नमी वायु के संपर्क में आने पर ये अधिक क्रियाशील धातु है, ये पहले ऑक्सीडाइज या उपचयित हो जाती और लोहा है वो बच जाएगा, इसका उपचयन हो जाएगा, लोहा बच जाएगा। इसको बोला जाता है बलिदानी सुरक्षा। मतलब इस अधिक क्रियाशील धातु ने अपना बलिदान देके लोहे को बचा लिया। तो आप लोहे को अधिक क्रियाशील धातु से जोड़ करके भी बचा सकते हो जंग लगने से, धातु के ऊपर पेंट करके, तेल का लेप लगा के, या एक और प्रोसेस है जो कि इम्पोर्टेंट है, लोहे के ऊपर आप जिंक की परत चढ़ा दो, क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील है, तो जिंक का लेप कर दो या परत चढ़ा दो, तो जिंक नष्ट हो जाएगा और लोहा बच जाएगा। तो लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना, इसको बोला जाता है यसद लेपन, गैल्वेनीकरण बोला जाता है इसको, गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है इसको, गैल्वेनाइजेशन इसे कहा जाता है। और आप याद रखें जंग का जो फॉर्मूला है वो लिखते हैं Fe2O3.XH2, ये है जंग का सूत्र। चांदी पर जो काली परत चढ़ती है वो होता है सिल्वर सल्फाइड की वजह से, वैसे आएगा आगे टॉपिक। और तांबे पर जो हरी परत चढ़ती है, इसमें हरा पदार्थ क्या है? तो वो है कॉपर कार्बोनेट, इसकी वजह से तांबे पर हरी परत चढ़ना, यह हरा पदार्थ कॉपर कार्बोनेट है। चांदी पर काली परत, ये काले रंग का पदार्थ जो बनता है वो है सिल्वर सल्फाइड। दूसरा है विकृत गंधिता। विकृत यानी टूटा हुआ या खराब, गंधिता यानी गंध, खराब बदबूदार गंध आना, बदबूदार गंध, स्मेल आती है। देखो क्या होता है, कोई भी खाद्य सामग्री है, तेल या वसा युक्त खाद्य सामग्री लंबे समय तक पड़ी रहे या रखी हुई रहे तो वो दुर्गंध मानने लगती है। क्यों? क्योंकि इस खाद्य सामग्री या तेल युक्त सामग्री है उसका उपचयन हो जाता है। विकृत गंधिता में खाद्य सामग्री का क्या होता है? उपचयन, और उपचयन होने से वो खराब हो जाती है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है, उसका स्वाद खराब हो जाता है, दुर्गंध मारने लगती है, इसे ही कहा जाता है विकृत गंधिता। तो इसका एग्जाम्पल है तेल व घी के पुराने डिब्बे हैं, उसके अंदर दुर्गंध मारने लगती है, आपने देखा होगा, खुले पड़े रहते हैं, या कोई नमकीन या चिप्स की कोई पैकेट है वो काफ़ी लंबे टाइम तक अगर खुले पड़े रहे तो उनका उपचयन होने की वजह से दुर्गंध आने लगती है, इसी को कहा जाता है विकृत गंधिता, खराब गंध आना। अब बचाव कैसे कर सकते हैं? इसका बचाव का तरीका है, इसमें उपचयन या अपन इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण होता है इस खाद्य पदार्थ का, तो आप ऐसे पदार्थ मिला दो जो कि उपचयन को रोक दे। तो प्रति ऑक्सीकारक या प्रति उपचयन कारक या एंटी ऑक्सीडेंट पदार्थ मिलाकर के अपन विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। तो प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ खाद्य सामग्री में मिलाकर के आप विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। दूसरा है वायुरोधी डिब्बों में खाद्य सामग्री भर के, एकदम पैकिंग वाले डिब्बों के अंदर खाद्य सामग्री भरें जिससे ऑक्सीजन या हवा है संपर्क में नहीं आएगी तो उनका उपचयन नहीं होगा। तो वायुरोधी डिब्बों में खाद्य सामग्री भरकर भी सुरक्षित कर सकते हैं विकृत गंधिता से। लास्ट है नमकीन तथा चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस भर करके, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है कि चिप्स तथा नमकीन की थैलियों में
नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? उसको विकृत गंधीयता से बचाने के लिए या खराब होने से बचाने के लिए। कई बार पूछ रहे हैं कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस। ओके, सबसे लास्ट में एक टॉपिक है, देख लेते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी, शोषी का मतलब होता है अवशोषण करना, ऊष्मा अवशोषित करना, अवशोषण करना, या अपन बोल सकते हैं ऊष्मा को ग्रहण करना। ऊष्मा क्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा को बाहर निकालना। तो वे अभिक्रिया जो ऊष्मा का अवशोषण करती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, और जो ऊष्मा का उत्सर्जन करती है हो जाएगी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। सभी प्रकार की वियोजन अभिक्रियाएं जिसमें कोई पदार्थ टूटता है, वे सभी वियोजन अभिक्रियाएं हैं, वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगी। आप देख लें वियोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल कौन कौन से, सारे। क्योंकि आप खुद सोचिए, वियोजन का मतलब होता है टूटना, और किसी पदार्थ को अगर आप तोड़ना चाहते हो तो आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी, मतलब ऊर्जा ग्रहण करेगी, और ऊर्जा अगर दोगे तो वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। और संयोजन अभिक्रियाओं के अंदर क्या होता है, कोई दो टुकड़े अलग अलग पड़े हैं, वे अगर आपस में जुड़ गए तो स्थायी हो गए, और स्थायी होने के लिए अणु है वो ऊर्जा को बाहर निकालते हैं। तो संयोजन अभिक्रियाएं हैं वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं हैं, क्योंकि संयोजन अभिक्रियाएं ऊष्मा को उत्सर्जित करती है, बाहर निकालती है। ओके, तो आप ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का अगर उदाहरण पूछे आपसे तो संयोजन अभिक्रियाएं जितनी भी है वो सब आप ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं के उदाहरण में लिख सकते हो, और वियोजन अभिक्रियाओं को आप ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल में लिख सकते हो। तो ऊष्मा शोषी का मतलब जो ऊष्मा का अवशोषण करती है, ऊष्मा क्षेपी का मतलब जो ऊष्मा उत्सर्जित करती है। ओके, ये बोर्ड एग्जाम में पूछ रखा है ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद देखिए कुछ डायग्राम दे रखे हैं बॉक्स के अंदर, देखते हैं अपन। एक तो ये दे रखा है कि दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण। दानेदार जिंक है, उसको जिंक मान लो। जिंक की अभिक्रिया, जिंक एक धातु है, कोई भी धातु की अभिक्रिया आप सल्फ्यूरिक एसिड से कराओगे तो ध्यान रखना हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। और यहाँ दे रखा है दानेदार जिंक, जो आप जिंक की अभिक्रिया H2SO4 से करवाओगे तो जिंक इस हाइड्रोजन को यहाँ से विस्थापित करेगा, तो ये H2 अलग हो गया। तो एक तरीके से विस्थापन अभिक्रिया ही है। लेकिन सवाल इम्पोर्टेंट ये है कि जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाओगे तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, कौन सी गैस लिबरेट होती है? हाइड्रोजन गैस। और यहाँ क्या बनता है? जिंक सल्फेट। ओके, एक इधर दे रखा है मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन का मतलब मैग्नीशियम धातु ही है वो। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन, वायु का मतलब ऑक्सीजन, दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये कौन सा प्रोसेस है? ये है उपचयन या ऑक्सीडेशन। किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन यहाँ पर? मैग्नीशियम का। ठीक है, मैग्नीशियम के साथ जुड़ रहा है ऑक्सीजन। उसके बाद में यहाँ दे रखा है कॉपर का, कॉपर ऑक्साइड में उपचयन, कॉपर के साथ में ऑक्सीजन जुड़ेगी तो ये बन गया कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ भी ये भी उपचयन हो रहा है यहाँ पर, या अपन ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं इसको। ये है जल का विद्युत अपघटन। बैटरी से विद्युत अपघटन का मतलब है किसी भी विलयन में धारा को प्रभावित करना। तो ये जो चित्र है विद्युत अपघटन का, ये बोर्ड एग्जाम में पूछ रखा है, तो आप इसको देख लें। एनोड और कैथोड, जिसको अपन बोलते हैं ना प्लस माइनस, वो हो गई एनोड और कैथोड। ये स्विच है, ये बैटरी है, इसके अंदर दो रॉड है, आप इनको डालोगे पानी के अंदर तो आयंस के अंदर टूट जाएगा। तो आप देख लें जल का विद्युत अपघटन, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ। तो एक बार वापस देख लेते हैं जल्दी से अपन। ये वाली अभिक्रियाएं पड़ी थी, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन, अवक्षेपण अभिक्रिया, उपचयन पर आधारित दैनिक जीवन घटना, संक्षारण, विकृत गंधिता, अपन ने बैलेंसिंग का देखा था। आप उत्पाद तथा अभिकारक को ध्यान में रखते हुए बैलेंस करें, बाकी एग्जाम्पल सॉल्व करें आप। संयोजन का मतलब जब दो पदार्थ आपस में मिलकर के एक उत्पाद बनाता है। संयोजन जब एक उत्पाद टूट करके एक से ज़्यादा उत्पाद बनाता है, एक अभिकारक टूट करके एक से ज़्यादा उत्पाद बनाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ये इसके एग्जाम्पल थे।
इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना ये एग्जाम्पल, ये रिएक्शंस बहुत इम्पोर्टेंट है तीनों, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ध्यान रखें इनका, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है बेरियम सल्फेट की, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये एग्जांपल याद रखें आप रेडॉक्स रिएक्शन का, और विकृत गंधिता और संक्षारण। ये का टॉपिक और एक लास्ट में आप देख लें, अवक्षेपण अभिक्रिया, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें प्रेसिपिटेशन मिलता है अपने को, उसे बोला जाता है प्रेसिपिटेशन अभिक्रिया, अवक्षेप अभिक्रिया। जैसे अपन ने एग्जांपल लेते हैं Na2SO4 सोडियम सल्फेट, इसकी रिएक्शन आप करवाते हो बेरियम क्लोराइड से, तो ये सोडियम आ जाता है, बेरियम की जगह बेरियम सोडियम जो है, एक तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है यहाँ पर। इससे बन जाता है 2 मोल NaCl और साथ में बेरियम सल्फेट, और यहाँ पर इसका श्वेत अवक्षेप बनता है बेरियम सल्फेट का। इसीलिए यह अभिक्रिया है, इस अवक्षेपण अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है, द्विविस्थापन का तो ये एग्जाम्पल है ही, साथ में यह अवक्षेपण अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है, दोनों अभिक्रियाओं का एग्जाम्पल है। यह अवक्षेपण अभिक्रिया क्यों हुई? क्योंकि वे अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेप प्राप्त होता है, अवक्षेप का मतलब कोई पदार्थ है वो नीचे जम जाता है, उन्हें अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहते हैं। अवक्षेप बनने के कारण ये अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है, और अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ये भी एक बार बोर्ड में पूछ रखा। चलिए, ये था क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 का रिवीजन का मेरा एक प्रयास था। अब मैं लगातार रिवीजन सीरीज चला रहा हूँ बोर्ड परीक्षा तक। सारे टॉपिक्स आपके अगले 10-15 दिन में सारे रिवीजन करवाऊँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा अच्छे से। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।